Hello, hello, hello everyone. Hello, hello. Welcome to ICSE वाला क्लास 9th and 10th. I hope my ninjas are doing really great. And वो वन शॉट सीरीज का फायदा उठा रहे हैं जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को, इनफैक्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको हम थोड़ी सी देर में ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. आज का जो चैप्टर है बेटा दैट इज न्यूट्रिशन चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट बातें है ना वो आपको आज यहीं पर पता चल जाएंगी. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को काम कराने के लिए इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे ना हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसको बॉडी यूज करती है. कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? देखो, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग फूड होता है. एक होता है फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड होता है बट थोड़े से अमाउंट में ही फैट अपने को ज्यादा एनर्जी दे सकता है. फिर होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. इनको डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. पर विटामिन और मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो भयंकर बीमारियां हो सकती हैं. फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है. प्रोटीन हमारी मसल को ग्रो करता है. तो जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनके अंदर अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी बीमारी हो सकती है. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, अब तुमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ है, ठीक है, ग्लूकोज. एंड इनऑर्गेनिक जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. तो इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को सप्लाई करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है. बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में हो. सो बैलेंस डाइट ऐसी है जिसके अंदर सारे फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो जितनी बॉडी को जरूरत है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी हो बेटा. बट एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर सकता है, हाइट और वेट पे भी डिपेंड कर सकता है. एंड इफ अ मदर इज प्रेग्नेंट तो उनकी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती हैं. जो बढ़ता बच्चा है उसकी बॉडी की भी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है. सो बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. इतनी बात समझ में आ गई होगी. फिर बात करते हैं बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ो बेटा, इसका मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बन के साथ वाटर जोड़ दो. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के साथ वाटर जोड़ दो. दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट इसका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज 1:2:1. ठीक है. सो दीज आर ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स. अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स ले तो लिए बट आप इसको यूज कैसे करोगे? आप इसके साथ ऑक्सीजन अटैच करोगे और एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर भी आता है, स्टार्च भी आता है और सेल्यूलोज भी आता है. कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होंगे इनटू सिंपल शुगर जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं. ग्लूकोज का दूसरा नाम है ग्रेप शुगर. तो एक्चुअली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो ग्रेप शुगर यानी कि ग्लूकोज में टूटती है. एक मोल ऑफ ग्लूकोज, देखो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है. एक मोल ऑफ ग्लूकोज आपको 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है. फ्रुक्टोज भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है. फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर बोलते हैं और गैलेक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क में मिलती है. लैक्टोज को भी मिल्क शुगर बोलते हैं. तो फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज लैक्टोज मिल्क एंड बेटा ग्लूकोज इज ग्रेप शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट्स एक जनरल टर्म है. कार्बोहाइड्रेट्स में तीन बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन है. एक होते हैं बेटा मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड मतलब ओनली वन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इतना प्रेजेंट होगा. इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ये बेटा एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है. ठीक है. ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन आते हैं, C6H12O6. वहीं पर अगर डाइसेकेराइड्स की बात करें तो मान लो आपने दो छोटे छोटे ग्लूकोज को जोड़ दिया, दो सिंपलेस्ट शुगर को जोड़ दिया, दो को ही जोड़ेंगे. इसके एग्जांपल्स हैं माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. वहीं पर कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होते हैं कि सिंपल शुगर्स की लंबी लंबी चेन्स हैं जैसे कि स्टार्च, जैसे कि ग्लाइकोजन एंड फाइबर. स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड है प्लांट्स के अंदर, याद रखना. ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फूड है एनिमल्स के अंदर. ठीक है. एंड फाइबर जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते जैसे कि यहां पर आ जाएगा सेल्यूलोज बेटा. ठीक है. अब देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तो सिंपल शुगर हो गए. बट ये जो माल्टोज है, माल्टोज होता है दो ग्लूकोज को जोड़कर बनने वाला फॉर्मूला. लैक्टोज ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जोड़ दो, जी से जी कट गया, लैक्टोज बचा.
सुक्रोज, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जोड़ दो, G और F कट के S बना दिया और सुक्रोज बन गया। जैसे इसके पीछे फ्रक्टोज, र साउंड बहुत प्रोमिनेंट है तो ये हेल्प करेगा आपको याद करने में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बन गया? सुक्रोज। तो ये डाइसैकेराइड्स है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है माल्टोज क्या है? दो ग्लूकोज को जोड़ के बना है। लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जोड़कर बना है। सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़कर बना है। तीनों में ग्लूकोज तो कॉमन है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाएं, रफेज क्या होता है बेटा? रफेज हमारी बॉडी में ना, अगर आपको बोला जाता है कि सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ना रॉ खाने चाहिए, पका के खाओगे तो आपका फाइबर तो सारा चला गया। तो फाइबर हमारी बॉडी की मशीनरी जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको हेल्दी रखता है। फाइबर में खुद न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं बट वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से डाइजेशन होने में हेल्प करता है। किसी की बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन, फाइबर की कमी हो गई, रफेज की कमी हो गई है तो बेटा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंड इट इज एक्चुअली व्हाट इज फाइबर या रफेज? इट इज नॉन डाइजेस्टेड सेल्यूलोज। इसके अंदर सेल्यूलोज है, हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैम? हमारे पास एंजाइम नहीं है बेटा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला। द एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज इज सेल्यूलेज एंजाइम। वहीं पर तुम जो हर्बीवोर एनिमल देखते हो, जो प्लांट्स, घास, पेड़, पत्ते बेटा रॉ खा जाते हैं, उनके पास सेल्यूलोज एंजाइम होता है, ठीक है। ये आपको ना मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बताया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, फ्रक्टोज का ऐसा, गैलेक्टोज का ऐसा, ठीक है। एंड दिस इज द लॉन्ग चेन। ये क्या है? ये लॉन्ग चेन बन रही है बेटा, ठीक है। ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स या मोनोसेकेराइड्स की यूनिट जुड़ जाए। कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी देंगे, 686 किलो कैलोरीज, ये हम कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको राइस में, व्हीट में, ज्वार, मेज, सारे ग्रेन्स के अंदर मिल जाता है। एंड बेटा ये आपको पोटैटो के अंदर और फ्रूट्स के अंदर भी मिलेगा। राइस, पोटैटो, बनाना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर तुम ध्यान से देखो ये चैप्टर काफी इजी है क्योंकि इनके रिसोर्सेज तो तुमको पता ही है। तुमको बस थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी के डिसीजेज याद करने हैं, कितना मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है ये फैक्ट्स याद करना है, ग्लूकोज गैलेक्टोज को जोड़ेंगे तो कौन कौन सी टाइप की कार्बोहाइड्रेट बनती है ये याद करना है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है जो कार्बोहाइड्रेट्स में था, साथ में इसके अंदर मेन जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन्स के लिए। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर और फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं जिसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीनो एसिड आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करेगा, स्टोर नहीं हो सकते अमीनो एसिड्स, यूज होंगे एंड बेटा जो काम होगा वो करके हमारी बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। इट इज एन बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक क्योंकि हमारी मसल को बनाने में हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, चोट लग जाती है आप रिपेयर कर सकते हो बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। इमरजेंसी में हम प्रोटीन्स को तोड़कर भी एनर्जी बना सकते हैं बेटा, ये भी हमारी बॉडी काम कर सकती है, ठीक है। सो ये आपका पूरा का पूरा एक प्रोटीन का चेन है और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं बेटा दीज आर अमीनो एसिड्स। ये भी सिर्फ रेफरेंस के लिए पिक्चर है, आपको ये ड्रॉ नहीं करनी है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा बेटा? ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि मसल्स की ग्रोथ प्रोटीन से होती है। जब प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो पीईएम बोलते हैं हम उसको, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। पीईएम, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एनर्जी भी नहीं बनती है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। प्रोटीन जो है एनिमल से भी मिल सकते हैं, प्लांट से भी मिल सकते हैं। अब एनिमल से प्रोटीन कहाँ से मिलता है बेटा? आपको पता है एग में, फिश में, मीट में, मिल्क में, चीज में, दाल में प्रोटीन होता है, ठीक है। देन आगे आ जाओ, यहां से क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी बीमारी है बच्चों के अंदर होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से? तो एक तो है बेटा मेरास्मस। मेरास्मस एक्चुअली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सबकी डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, मेरास्मस। और ये छोटे बच्चों के अंदर हो रहा है, वीक इन्फेंट्स के अंदर हो रहा है, जो 1 साल से छोटा बच्चा है। अब ये किस वजह से हो सकता है बेटा? सुनो, अगर जो छोटा बच्चा है उसको मम्मी का मिल्क नहीं मिला, मम्मी का मिल्क जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटे 1-2 साल के बच्चों के लिए, तो अगर उसको मिल्क नहीं मिला या मिल्क के अंदर कुछ लोग फार्मूला भी यूज करते हैं बेटा, तो अगर फार्मूला नहीं मिला है बच्चे को तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत ज्यादा रिटार्डेशन हो जाएगी, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी एंड ऐसा लगेगा कि बहुत बूढ़ा, मतलब जो स्किन है ना वो बिल्कुल ओल्ड मैन जैसी हो जाती है, ठीक है। एंड लो कैलोरी इनटेक, बच्चा खाना भी नहीं खा पाता है। बेसिकली मेरास्मस जो है वो प्रोटीन्स
और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो डिसीज होता है उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, और ये भी बच्चों के अंदर होती है। इस बच्चे के अंदर सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको ना उसकी स्वोलन बेली दिखेगी, जो बेली होती है वो प्रोट्रूडेड होती है, बाहर की तरफ आ जाती है। प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है। 1 से 5 साल के बच्चों की जो उम्र है उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। माइल्ड रिटार्डेशन, प्रोट्रूडिंग बेली, पेट उनका जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है। मून फेस हो जाता है बेटा, स्किन पर पिगमेंटेशन आ जाती है, बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक गई है। एंड ये दोनों ही बीमारियां प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होते हैं, मरासमस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की डेफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन ये बहुत बनता है कि प्रोट्रूडिंग बेली जो है वो कौन सी बीमारी का सिम्टम है, एंड बहुत ज्यादा अगर बच्चा कमजोर हो गया तो वो कौन सी बीमारी का सिम्टम है। फैट्स पर आ जाते हैं। फैट्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जी गिविंग फूड। जो आप घी खाते हो, मिल्क खाते हो, मिल्क लेते हो, बटर लेते हो, उसके अंदर भी फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स भी होते हैं। जंक फैट की बात नहीं हो रही है जो छोले भटूरे में होता है, हम बात करें हेल्दी फैट्स की जो घी में है, ठीक है। हमारे जो घर में जो डाइट आपको मम्मी देती है उसके अंदर भी हेल्दी फैट्स होते हैं। फैट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट फैट्स हैव वेरी लिटिल ऑक्सीजन कंटेंट। है इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट इसके पास ऑक्सीजन कम होता है। फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देगा, 9.45 किलो कैलोरीज। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ हीट। फैट हमारी बॉडी में सेल्स के नीचे, सेल्स में डिपॉजिट होता है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, उसके अंदर एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, उनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जहाँ पे फैट स्टोर होता है। ये हमने टिश्यू चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो फैट इज स्टोर्ड जस्ट बिलो द स्किन, एंड तभी आप देखते हो बेटा कि स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है और बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। इट सर्व्स एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन। अब आप देखते हो कि कुछ विटामिन आप ले रहे हो, कुछ विटामिन आपकी बॉडी में फैट में ही सॉल्युबल हैं, वाटर में नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कॉमन फूड कौन कौन सा है बेटा, जिसके अंदर जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, ऑयल्स हो गए, मीट हो गया, फिश ऑयल्स हो गए, इन सब के अंदर आपको फैट मिलता है। अब आ जाते हैं मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप मिनरल सॉल्ट में पढ़ोगे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों ही आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूत करता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी अगर हो गई तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब चोट लगती है तो खून बाहर आता है और थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो जो चोट है अपने आप वहां पर खून रुक जाता है, वहां पर एक क्लॉट बन जाता है। कुछ लोगों को जन्म से एक बीमारी होती है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें लोगों की ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट। जब ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी है तो केमिकल रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाती, ब्लड क्लॉट होने में बहुत टाइम लग जाता है। और हीमोफीलिया जो लोग हैं वो तो बेचारे बेटा जन्म से ही इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तो उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ठीक से नहीं हो पाएगा अगर कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर ही फॉस्फेट आ रहा है। अब मान लो किसी के बॉडी में फास्फोरस की कमी है तो क्या उसकी बॉडी में इतने अच्छे से एनर्जी बन पाएगी? एनर्जी करेंसी है एटीपी बेटा, तो फास्फोरस अगर इसकी कमी हो गई तो एटीपी अच्छे से काम नहीं करता है। रिच सोर्सेज क्या है, मिल्क, मीट, है ना। आप अगर वेजिटेरियन हो तो बेटा पनीर खाओ, दही खाओ, मिल्क लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी फॉर कैल्शियम एंड फास्फोरस। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चों के अंदर रिकेट्स हो सकता है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसके बारे में बता रही हूँ, यानी कि वो इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स बच्चों के अंदर होता है जिसमें उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, बोन्स वीक हो जाती हैं। और रिकेट्स में बच्चे के जो पैर है ना बेटा वो थोड़े सीधे होने की बजाय टेढ़े हो जाते हैं, बाहर की तरफ ऐसे निकल रहे होते हैं रिकेट्स में, ठीक है। तो रिकेट्स में बेसिकली पैर सीधे ना होने की बजाय ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ये बच्चों के अंदर होता है। एंड अगेन स्केलेटल ग्रोथ पुअर होगी, ठीक है, हड्डियां कमजोर रहेंगी। उसके बाद है हमारे पास आयरन। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड में रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। अगर आयरन की कमी है बॉडी के अंदर तो बेटा एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। एनीमिया इज द डिसीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन।
तो आप देखोगे गर्ल्स में, फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होता है। ये एनीमिया काफ़ी सिवियर भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो गई, क्योंकि आयरन आपका रेड ब्लड सेल बना रहा है, रेड ब्लड सेल आपका खून बना रहा है। अब आयरन की ही कमी है तो खून नहीं बनता बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है बेटा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ठीक है, एंड फिश लिवर एंड ऑल। आगे आ जाओ, आयोडीन की बात करते हैं अब। आयोडीन इंपॉर्टेंट है, यस, आयोडीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ करेगा। बेटा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये जो यहाँ पर आपको डिसीज दिख रहा है, दिस इज गोइटर। गोइटर एक ऐसा डिसीज है जिसमें नेक में स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग इन नेक, स्वोलन नेक। उसके अलावा ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। और बच्चों के अंदर अगर ये हो गया पहले से ही तो क्रेटिनिज्म और मिक्सोडेमा जैसी बीमारी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड यहाँ आपकी नेक में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड को ठीक से अगर काम करना है तो उसको आयोडीन चाहिए। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है। क्वेश्चन आता है आयोडीन और आयरन दोनों डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर है, देखो ये लिखा भी हुआ है, इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज गोइटर। और ग्रोथ पर भी फर्क पड़ेगा, ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ दोनों रुक जाएगी, ठीक है। आयोडीन के सोर्सेज क्या है? अच्छा फूड लेना चाहिए हमें, एंड जो हम व्हाइट सॉल्ट लेते हैं उसके अंदर भी आयोडीन होता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में एक तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, उसके अलावा बेटा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम आयंस हैं। सोडियम पोटेशियम आयन आपकी बॉडी में वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। कितना आप यूरिन पास आउट कर रहे हो उसके रेगुलेशन में भी सोडियम पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। और बेटा जो न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए भी सोडियम पोटेशियम इज इंपॉर्टेंट। देन वाटर, वाटर की डेफिशिएंसी से तो आपको वैसे ही पता है आपकी स्किन खराब हो जाएगी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वाइटल न्यूट्रिएंट, और बेटा आपकी बॉडी में खाना एब्जॉर्ब होगा क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर है। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, दैट इज वाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर की अगर डेफिशिएंसी होती है तो तुम देखते हो कि यूरिन कम पास आउट होता है। और बेटा अगर यूरिन कम पास आउट हो रहा है यानी कि जो यूरिन की गंदी चीजें वो आपकी बॉडी में ही स्टोर्ड रह रही हैं, तो इसलिए ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपका ब्लड कंटिन्यूअसली साफ होता रहे और यूरिन में सारी गंदगी निकलती रहे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हमारी स्किन को मॉइस्ट रखता है, बॉडी को मॉइस्ट रखता है। और एक जगह से दूसरी जगह सामान को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ब्लड कर रहा है, ब्लड के अंदर भी जो प्लाज्मा है उसके अंदर पानी है, तो पानी की डेफिशिएंसी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। डाइटरी फाइबर्स वही रफेज हो गया बेटा। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बट वो दूसरे सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। डाइटरी फाइबर्स आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ movement of food in the alimentary canal. They provide bulk roughage to remove the undigested waste during defecation. ठीक है, यानी कि अगर आप अच्छे से रफेज नहीं ले रहे हो तो आप फ्रेश नहीं हो पाओगे एंड आपकी बॉडी में फीकल मैटर अच्छे से रिमूव नहीं होगा, इसलिए अच्छे खासे अमाउंट में अपने को फाइबर्स भी लेने चाहिए। तो इसीलिए हम बेटा सैलेड खाते हैं, ठीक है। आपको बोला जाता है कि आप सिर्फ जूस मत पियो, जूस जो आप पियोगे प्लेन वो आपको ग्लूकोज स्पाइक देगा, बट इससे अच्छा, जूस पीने से अच्छा आप अच्छे खासे फ्रूट्स का इंटेक रखो। रोज, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स या जो भी बेटा आपको सीजनल फ्रूट है वो खाने चाहिए, ठीक है। चलो आगे आओ, फिर हमारे पास कुछ विटामिन है बेटा। यहाँ पर हम विटामिन की बात स्टार्ट कर रहे हैं तो ना मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ये फैट में ही सॉल्युबल होगा, तो अब देखो फैट भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन बी। विटामिन बी की बहुत बड़ी फैमिली होती है, विटामिन B1, विटामिन B2, पूरा बी कॉम्प्लेक्स है इसका, ठीक है। और वहीं पर KEDA, हम इसको कैसे याद रखते हैं? कीड़ा से याद रखते हैं। KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों जो हैं वो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलेंगे? विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखें कमजोर हो जाती हैं। अगर आंखें कमजोर हो जाएंगी तो बेटा ये वाली बीमारी हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद बोलते हैं इसको हिंदी में। आपकी आंखों के सामने जो कॉर्निया है वो खराब हो जाता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की परत जमना शुरू हो जाती है, ठीक है। एंड एक्चुअली दिस कंडीशन इज नॉट कैटरेक्ट, ये लग रही है वैसे कैटरेक्ट जैसी, बट दिस इज ज़ीरोफ्थैल्मिया।
कॉर्निया बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा एंड नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या है? बटर, एग, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स, येलो फ्रूट्स, फिश लिवर ऑयल एंड ऑल। कैरेट्स में बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है। ये क्या करता है बेटा आपकी बॉडी में? एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो आंखों के सेल्स हैं, विजुअल पर्पल इन द रेटिनल सेल्स ऑफ द आईज फॉर परसेप्शन ऑफ इमेज। विटामिन ए ना आंखों से रिलेटेड है, ये याद रखना। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थैल्मिया इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। आपकी बॉडी में आपकी आंखों के रेटिना के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं और आपको सही कलर और सही इंटेंसिटी दिखाते हैं, जो रेटिनल उसके अंदर यूज होता है। रेटिनल अगर ठीक से नहीं बना बेटा, रेटिनल नाम उसका पता क्यों लिखा है? ये क्या लिखा है देखो, विजुअल पर्पल। ये कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स ही हैं जो आपको अच्छे से देखने में हेल्प कराते हैं। आपको रात में मान लो कलर नहीं दिख रहा बट आपको फिगर तो दिख रही है, आपको लाइट की इंटेंसिटी तो दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ विजुअल पर्पल सेल्स। ठीक है, इनको हम रोडोप्सिन भी बोलते हैं। और ये जो रोडोप्सिन है ये रेटिनॉल की डेफिशिएंसी में बन नहीं पाएंगे, इसलिए आंखें कमजोर हो जाती हैं। आगे आ जाओ, इतना डेप्थ में से आएगा नहीं जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन डी, कैल्शियम आपने सुना होगा, जैसे लोगों की दवाइयाँ चलती हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स चलते हैं, ठीक है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स चलते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं इसके अंदर। बच्चों के अंदर अगर हड्डियां कमजोर है तो रिकेट्स बोलेंगे, और अगर एडल्ट्स में हो रहा है तो ऑस्टियोमेलाशिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाते हैं। उम्र के साथ तुम देखते हो कि बूढ़े लोग अगर थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो उनकी हड्डी ब्रेक हो जाती है, बहुत जल्दी उनकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र के साथ साथ उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उनके बोन के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो कम हो गया है। नाउ ये आपको किससे मिलेगा? मिल्क, एग, ठीक है। और बेटा आपको धूप में भी बैठना चाहिए, धूप में भी विटामिन डी बनता है, आपकी बॉडी खुद बनाती है। एंड इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द बोन्स एंड द टीथ। हड्डियों को मजबूत रखेगा, दांतों को मजबूत रखेगा। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। ये आपको मीट, मिल्क, बाजरा, ये सारी चीजों से मिलेगा। बेटा ये विटामिन ए का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। आपकी बॉडी जो बूढ़ी होती है ना, जैसे जैसे उम्र के साथ साथ आप देखते हो हर चीज बेटा कमजोर हो जाती है, आंखें खराब हो जाती हैं, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे सेल्स ना सड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे सेल्स का। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम हेल्दी खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट्स लो। एड में भी किसी चीज को प्रमोट करते हैं तो बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स है, कि भाई जल्दी से उस चीज का ऑक्सीजन नहीं होगा, जल्दी से वो चीज खराब नहीं होगी। तो जो विटामिन ई है वो विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को बचाती है। एंड मसल वीकनेस हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से, नर्व डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। विटामिन के इस फाइलोक्विनॉन, फाइलोक्विनॉन में के साउंड बहुत प्रोमिनेंट है तो तुम लिख सकते हो फाइलोक्विनॉन। देन ये आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, स्पिनच में मिलेगा। बेटा इट इज इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड को क्लॉट करने में, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमरेज हो सकता है, यानी कि अंदर ही अंदर, अंदरूनी कहीं अंदर इनसाइड डैमेज हो सकता है, कहीं पर चोट लगी तो वहां से खून जो है वो निकलता रहेगा और उसका क्लॉट बन सकता है। ठीक है, डिले इन क्लॉटिंग टाइम। देखो अंदर ही अंदर कहीं चोट लग गई है, खून निकल गया, कहीं चोट लग गई और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, और ठीक हो रहा है तो जगह जगह क्लॉट्स बनते जा रहे हैं। सो विटामिन के की डेफिशिएंसी से ये हो सकता है। फिर है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये तुमको सबसे खतरनाक टेबल लगती होगी, बट ट्रस्ट मी अगर आप इस ट्रिक को यूज करोगे तो तुम देखो, रिवाइज तो तुमको करना ही पड़ेगा, बट इस ट्रिक की हेल्प से तुमको सीक्वेंस याद रह सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, देखो विटामिन बी 1, 2, 3, 4 हटा दो, 5, 6, 7, 8 हटा दो, तो 4 हटा दिया, 4 का डबल 8 हटा दिया, 4 और 8 नहीं है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, फिर 9, 12, 9 और 12। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन सी जो है वो आपको सिट्रस फ्रूट से मिलता है, एंड इसकी डेफिशिएंसी से बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट एक जो डिसीज आपको पढ़ना है दैट इज स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी आपके मसूड़ों को, आपके दांतों को खराब कर देता है, सड़ने और गलने लग जाते हैं आपके मसूड़े। एंड अगर आप देखोगे ना इस बीमारी में मतलब क्योंकि ये सारा एरिया डैमेज हो गया अंदर की तरफ, सारे जो गम्स हैं वो डीके होने शुरू हो जाते हैं। इसको ठीक करने का क्या तरीका है?
सिट्रस फ्रूट्स खाओ, ऑरेंजेस खाओ, किवी खाओ, ठीक है, एप्पल एंड सारे जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए। जिसकी अब देखो, अगर गम्स खराब हो गए तो दांत भी टूटने लगेंगे, खून भी आने लगेगा, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ स्कर। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायसिन। नायसिन वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्किन को, आपके नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन। नायसिन और बायोटिन काफी सेम है। विटामिन B9 बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेटा आपकी बॉडी में आपके हेयर की ग्रोथ भी कराता है और भी बहुत सारी चीजें, बेसिकली जो आयरन आपकी बॉडी में बन रहा है उसको भी ये हेल्प करता है अच्छे से यूटिलाइज होने में। विटामिन B12 इज कोबालामीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेमस है उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला भी है, नायसिन भी है, ठीक है, बाकी भी है बट ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। थायामिन जो है वो आपको इन सारे सोर्सेज से मिलेगा। देखो सोर्सेज में तुम कुछ आगे पीछे भी लिखा होगा ना तो भी चल जाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। थायामिन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो बेरी नाम का डिसीज होता है जिसमें जो बंदा है उसकी नर्व्स काम करना बंद कर देती हैं। तो बेटा एक तरीके से बंदा बेड पे आ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है एंड दैट डिसीज इज बेरी। राइबोफ्लेविन अगर डेफिशिएंट हो गया तो आंखों में इरिटेशन हो सकती है, स्किन और इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, टंग में इन्फ्लेमेशन आ सकती है। नायासिन की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो मैंने तुमको बोला ये स्किन को मेंटेन करके रखता है। मशरूम्स में बहुत ज्यादा नायासिन मिलता है, मशरूम में बायोटिन भी मिलता है, ठीक है, लिख लेना मशरूम में, ये देखो लिखा भी हुआ है, मशरूम्स के अंदर ही बड़ा अच्छा पाया जाता है नायासिन और बायोटिन। पेलेग्रा स्किन की बीमारी है, स्किन खराब होने लग जाती है, लीजन्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर। डर्मेटाइटिस स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गई बेटा, अगर बहुत ज्यादा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो नर्वस सिस्टम पर भी फर्क पड़ेगा, यानी कि आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, स्किन लीजन्स हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। पैंटोथेनिक एसिड की वजह से थकान हो सकती है, कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा, यानी कि आपका दिमाग पर फर्क पड़ेगा। पायरिडॉक्सिन इसकी वजह से भी फटीग और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है बेटा। अगर मैं बात करूं बायोटिन की डेफिशिएंसी से स्किन प्रॉब्लम या नर्व डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो बायोटिन और नायसिन तो सेम ही हो गया। फॉलिक एसिड पर आ जाओ। फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो खून नहीं बनेगा, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। ब्लड डेफिशिएंट इन रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा। लड़कियों के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए कम से कम 10 से 12 और लड़कों में थोड़ा सा ज्यादा होता है 12 से 14। ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इससे कम है तो आप कमजोर फील करोगे, आपकी स्किन बहुत थकी लगेगी बेटा एंड आप बहुत जल्दी थक जाओगे एक्चुअली, ठीक है। और स्किन पर भी इसका फर्क दिखता है। देखते हो ना तुम, जिन लोगों का ब्लड बहुत ज्यादा होता है बिल्कुल ऐसे टमाटरी जैसे दिखते हैं, उनकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। नाउ विटामिन B12 कोबालामीन, इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया यानी कि सिवियर एनीमिया, बहुत ही अलग एनीमिया तो है बट बहुत खतरनाक वाला है। इसके साथ साथ वीकनेस भी आ गई, साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो गई, यानी कि पेट ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है चीजों को, डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है। 3-4 बार मेरी बातें सुनने के बाद अगर इसको सीक्वेंस में याद करोगे तो ये टेबल हो जाएगी बेटा। दैट्स इट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम इससे पहले वाले मिनरल्स के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जो बैच के बच्चे हैं वो अपने नोट जरूर खोल के बैठा करो ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसी टाइम फिर से रिवाइज करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे से याद कर पाओगे चीजें एंड फाइनल एग्जाम्स तक भूलोगे नहीं। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है जिसमें चीजें भूलने वाली होती है क्योंकि आपको बीमारियां याद करनी है, नाम याद करना है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने स्कूल टीचर से भी इसके बारे में डिस्कशन करें कि किस एक्सटेंट तक, कितनी गहराई तक वो इस चैप्टर से क्वेश्चंस डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी आऊंगी मैं दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बताई गई बातें जरूर करके जाना। बाय बाय बच्चा पार्टी, विल सी यू सून, टेक केयर।